लगता है ना अभी मतलब अवाम है पाकिस्तान की, पहले तो रोटी कपड़ा मकान में बिकती रही, फिर तो सड़कों पे बिकती रही, फिर अपनी सेहत पे बिकती रही। अभी क्या लगता है कि अवाम दोबारा वही गलती करेगी या नहीं करेगी? आप ज़रा हमें बताइए कि आपकी इलेक्शन की कंपेन कैसी जा रही है? मतलब आपको मेजॉरिटी लग रही है कि आप यहाँ से वोट ले सकेंगे या नहीं? तो कौम की बेटी का मसला 22 साल बाद अगर इमरान साहब ने हल किया, हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वकील हैं, इनकी भी जान को ख़तरा है, इनको भी धमकियाँ मिल रही हैं, यहाँ से अंदर से भी और अमेरिका की तरफ से भी। आज़ाद वोटर कहाँ जाएँगे? आज़ाद कैंडिडेट कहाँ जाएँगे? एक हीरा मंडी लगेगी, उसके अंदर बड़े-बड़े तमाशबीन आएँगे और तमाशबीन में बड़ा तमाशबीन तो आप जानते हैं जो कराची के अंदर भी जिसने 15 को बिठा दिया था, वो आएगा, वो अपनी बोली मारेगा और बोली मार के करोड़ों की बोली, उसने भी करोड़ों की बोली हमारे एक एमएनए को भी दी। उधर जंग लगी हुई है, इधर फेस्टिवल लगा के नाच गाना शुरू कर दिया है। उनको पता नहीं है कि ये दिन है क्या नाच गाने करने के। कंजरों और कंजरियों को बुलाया, डांस करवाया, नाच करवाया और वहाँ पूरा एक कम से कम 15-20 दिन का फेस्टिवल लगा दिया। जाओ जाके ये देखो ना कि गज़ा के बारे में कुछ सोचो। खुद मुझे शर्म आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारी नेवी जो है, उसने भी जहाज़ बेड़े भेज दिए हैं कि जाके प्रोटेक्ट करो इसराइल को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद फैज़ान कुरैशी और आप देख रहे हैं पाक प्रेस टुडे। आज हम मौजूद हैं जमात इस्लामी के पी 16 के अमीर हैं आदिल मुनीर साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे इनकी पार्टी का मशहूर और गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप हमें अपना नाम बता दें, अपना तारुफ करवा दें हमारे नाजरीन को। जी, आदिल मुनीर नाम है और पीपी 16 जमात इस्लामी मेरी इस वक्त इस ज़ोन की ज़िम्मेदारी है और जिसके अंदर कोई इतना ना करते इस वक्त 17 यूसियाँ आ रही हैं और उन यूसीज़ के अंदर ये यूसी 5 है डोकस्सू की। इसी तरह इसके साथ डोकस्सू यूसी 6 में भी शुमाली में आ जाता है, जनूबी में आ जाता है, ये 2 यूसियाँ इधर आ जाती हैं और बाकी मटक्याल है, यूसी 4 है। इसी तरह पीछे यूसी 3, 2 रत्ते वाली भी आ जाती है और ये पीछे फ़ौजी कॉलोनी है वो यूसी 8 आ जाती है, पीरबदाई यूसी 7 आ जाती है और पीछे बंगश कॉलोनी यूसी 9 है। इसी तरह ख़ियाबान के अंदर 3 ख़ियाबान, सेक्टर 1, सेक्टर 2 और ये 3 यूसियाँ वहाँ आ जाती हैं। मोहनपुरा की भी एक यूसी है और इसके अलावा साथ अगर देखा जाए तो आप राजा बाज़ार और यूसी 39, 40, 41 ये 3 यूसियाँ वहाँ भी आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 17 यूसियाँ बनती हैं, इसकी निज़ामत की ज़िम्मेदारी है जमात इस्लामी की तरफ से। अच्छा, आपकी इलेक्शन की कंपेन कैसी जा रही है, ये तो हमें पहले बताएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये लाख लाख एहसान है, लोगों का बहुत ज़बरदस्त एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि जहाँ भी जाएँ तो लोग यही कहते हैं कि हम तंग आ चुके हैं, हमें महंगाई ने परेशान कर दिया, बिलों की भरमार ने परेशान कर दिया। हालाँकि इन दिनों के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का कोई जवाज़ बनता नहीं है। हालाँकि ये एक मसनूई लोड शेडिंग है, जो मुसल्लत की जा रही है इन दिनों के अंदर इसलिए कि कल कलां ये हुकूमत आएगी, फिर इस मसनूई लोड शेडिंग को ख़त्म करके वो ये कहेंगे देखें हमने आपकी लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। हालाँकि जो असल मसाइल हैं गैस का, इन इलाकों के अंदर गैस का बहुत बड़ा मसला है, जो गैस नहीं है और लोग जो हैं बड़े परेशान हैं और घरों में सिलेंडर रखे हुए हैं और वो सिलेंडर भरवा के घर का निज़ाम चला रहे हैं। सुबह बच्चे अक्सर व बेशतर बगैर नाश्ते के भी चले जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ ये इलाका ही लावारसों का इलाका रहा है। यहाँ जब भी कोई हुक्मरान रहा है क्योंकि इस इलाके का नहीं था। देखें आपका अपना कोई बंदा है तो वो आपके मसाइल को समझता है, आपकी परेशानियों को समझता है। लेकिन आपका अपना कोई बंदा है ही नहीं। वो आपकी मसाइल को क्या जाने? यहाँ बाहर से आके हमारे को ऊपर हुक्मरानी करते रहे हैं। यहाँ एमएनए और एमपीए जो थे वो बाहर के रहे हैं। कभी भी इस इलाके का कोई एमएनए एमपीए नहीं रहा। जिस वजह से इस इलाके के अंदर ये मसाइल चलते आ रहे हैं। दो कस्सू को तो ज़्यादा लावारिस बना दिया गया, ये बिल्कुल ही पानी भी ख़त्म कर दिया गया, बिजली तो खैर ऑलरेडी अब वो भी लोड शेडिंग इन दिनों के अंदर। हालांकि कौन सी मतलब एक बहुत बड़ा फाल जा रहा है। लोड शेडिंग तब की जाती है जब यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा हो, यूज़ ही नहीं है, पंखे ही बंद हैं, एसी बंद हैं, फिर भी मतलब समझ नहीं आती कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसी इलाके के अंदर से इसी इलाके का एक बंदा जो इसी इलाके में इसी गुर्बत को देख के, इसी पानी की कमी को देख के, इसी परेशानियों को देख के इसी इलाके में पैदा हुआ, उसने अपनी मेहनत कोशिश से अपने आप को परवान चलाया और लोगों के सामने अपना किरदार पेश किया और उसका तल्लक जमीयत से रहा, फिर आगे वो जमात से उसका तल्लक रहा और उसने ये साबित किया कि हम जैसे लोग इस इलाके के अंदर मौजूद हैं तो आपकी परेशानियों का हम दावा करेंगे। और आज एक कामयाब वकील पूरे पाकिस्तान का, अगर मैं कहता हूँ कि टॉप के वकीलों में अगर नाम आता है तो इमरान शफीक साहब का आता है, जिन्होंने बड़े-बड़े केसेस आपके सामने देखें। इस वक्त कितने बड़े केसेस हैं जो वो लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ा मसला, इससे पहले वाली हुकूमत ने कितने नारे मारे कि हमारी कौम की बेटी अगयार की जेल में है, हमारी कौम की बेटी के साथ ये मसला हो रहा है, मैं जैसे हुकूमत में आऊँगा
पहले माह के अंदर पहला काम मेरा ये होगा कि मैं उस कौम की बेटी को वापस लाऊंगा। तो मुझे बताएं कि 3.5 साल हुकूमत करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कभी भी आफिया सिद्दीकी का नाम लिया? कभी नहीं लिया, क्योंकि वो उनकी वो सेटिंग में आती नहीं थी, उनको वो एजेंडे में थी ही नहीं। जब हालांकि वो अमेरिका गए उस वक्त ट्रंप से उनकी इसी तरह मीटिंग जिस तरह हमारी हो रही है, ट्रंप से मीटिंग थी, तो वहाँ एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप क्या आफिया के लिए आए हैं? तो उनका नो नो, ये अभी हम इस मसले के लिए नहीं आए हैं, वो बाद में देखेंगे। हालांकि वो मीटिंग भी हुई, आप फिर भी वहाँ बात करने से कासर हैं। तो किसने आपकी ज़ुबान बंद की हुई थी? तो कौम की बेटी का मसला 22 साल बाद अगर इमरान साहब ने हल किया, हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वकील हैं, इनकी भी जान को ख़तरा है, इनको भी धमकियाँ मिल रही हैं यहाँ से, अंदर से भी और अमेरिका की तरफ से भी, कि यार ये केस जो आपके यहाँ लोकल वकील लेते थे वो छोड़ देते थे, एक एक दो दो माह बाद वो केस लेते और छोड़ देते। इन्होंने केस दिया, उन्होंने कहा मेरी जान को भी अगर कुछ हो जाता है तो ये मेरे लिए शहादत होगी, इसलिए मैं केस, ये हमारी अपनी माँ है, बहन है, इसका केस मैंने लेना है। और इसकी बहन को इसके साथ 2 दफ़ा मुलाकात भी करवा चुके हैं वो। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही। अच्छा, दूसरा आपका जो पीपी के लिए खड़े हो रहे हैं सूबाई असम्बली के लिए, वो सैयद ज़फ़र साहब जो हैं, तो उनका ताल्लुक तो एबटाबाद से है, तो वो क्या रिहायशी यहाँ के ही हैं या वहाँ से ताल्लुक़ रख रहे हैं, यहाँ पे मतलब एज अ परमानेंट रह रहे हैं? जी, शाह साहब जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ रह रहे हैं और यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो माशाल्लाह यहाँ के साबका भी चेयरमैन के इलेक्शन लड़ चुके हैं और 3000 के करीब वो वोट ले चुके हैं। और इसके अलावा वो यहाँ काफ़ी गुज़श्ता 30 सालों से रह रहे हैं और यहाँ उनकी वोट भी है, यहाँ उनका वोट बैंक भी है, यहाँ उनके तमाम तर ख़ानदान भी इधर तकरीब आ चुका है, उनकी बेगम, इनके घर वाले सारे मतलब इसी एरिया में हैं। और यहाँ के मुकामी लोगों ने उनको वो बहुत लाइक करते हैं। और मुकामी लोगों ने कहा कि अगर ये आपका ख़ानदान वो था या आपका इलाका वो था, तो नहीं, अब आपका ख़ानदान ये है और इलाका ये है और हम आपके दस्तो बाजू हैं, हम आपके दोस्त हैं। और सब ने उनके साथ मिल के उनको खड़ा किया और ये लोगों की ये शौक़ से आगे आ रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को, जो लोगों में से होगा, क्योंकि वो ख़ुद भी किराए किराए के मकान पे हैं। अब देखें कि ये कैंडिडेट किस तरह के हैं और बाकी कैंडिडेट्स को देख लें, जो बड़ी-बड़ी आलीशान कोठियों और बंगलों में रहते हैं, और ये कैंडिडेट उन्हीं फिरदाई की तंग गलियों के अंदर एक किराए के मकान में रहने वाला ये बंदा है, और ये लोगों के दुख और दर्द को समझने वाला। ना करते उसके पास कोई 6 से 700 फैमिलीज़ का डाटा मौजूद है, जिनको वो फैसिलिटेट कर रहा है। बेवाओं को अलग देख रहा है, यतीमों को अलग देख रहा है, गरीबों को अलग देख रहा है, और लोगों का बहुत ज़्यादा तावन उसके पास, और उन तावन को एक-एक चीज़ का हिसाब उसने रखा हुआ है और सबको बाकायदा टोटल तरीके से जिस तरह जो अमदाद की जाती है वो कर रहा है, और बगैर किसी गर्ज़ के। अच्छा, आप ज़रा हमें बताइए कि आपकी इलेक्शन की कैंपेन कैसी जा रही है? मतलब आपको मेजॉरिटी लग रही है कि आप यहाँ से वोट ले सकेंगे या नहीं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है। ये मैं आपको साफ़ अल्फ़ाज़ में बताऊँ कि हम ये समझ रहे थे पहले कि शायद लोग हमें इतना ज़्यादा ना सराहें, इतना ज़्यादा हमें वक़्त ना दें, इतनी अहमियत ना दें। लेकिन असल में जो हकीकी इस वक्त अवाम है, जो इन सारे मसाइल को देख चुकी है कि और थोड़ा-सा सोचती है कि इससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ। 2-3 हुकूमतों को जब देखती है, तो यकीन माने वो परेशान हो जाती है कि सारे आते हैं इसी तरह इलेक्शनों के दिनों में आते हैं। हम उनके लिए फूल उनके गले में डालते हैं, उनको अपने कंधों पे उठाते हैं, उनके जय जयकार करते हैं, उनके नारे मारते हैं, और हम ये समझते हैं कि वाक़ई ये आ चुके हैं और हमारे तमाम तर दुःख ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि जैसे वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे गधे के सर पे सींग, वो नज़र ही नहीं आते। और हमें उनके पास जाने के लिए भी बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, उनकी हवेलियों के चक्कर लगाते हैं, उनके सेंटरों में जाते हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। और जब उनसे मिलने के लिए चले भी जाएँ, यहाँ से मैं आपको एक बड़ा दिल खराश वाक़या बताऊँ कि इस इलाके के अंदर राशिद शफ़ीक साहब आए अपने दौरे हुकूमत के अंदर, और उन्होंने कहा कि हम 2 दिनों के अंदर इंशाल्लाह आपकी गैस का मसला हल कर देंगे। और आप देखें, आज का दिन है, जुमरात है, कल जुम्मा आ जाता है, हफ़्ते का दिन जो है, हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, सोमवार वाले दिन वो बंदा अमला आएगा, आपके गैस का मसला हल कर देंगे। और हम वो सोमवार गई, वो जुम्मा गया, वो हफ्ता गया, वो सारी चीज़ें दिन गुजर गए। फिर यहाँ के बुज़ुर्ग जो थे, उन्होंने कहा यार, उन्होंने वादा किया, हमारे एमएनए थे इस इलाके के, उन्होंने वादा किया है गैस का, तो आओ चले चलते हैं, जाके मिल आते हैं। तो उन्होंने जब ये गए उनके पास, तो जाके कहा कि यार आपने वादा किया था हमें गैस देंगे इस इलाके को, तो वो क्या? अब उसके अल्फाज बड़े ख़तरनाक थे कि अगर आपके पास कोई आता है तो आप इज़्ज़त एहतराम और तकरीम के दायरे में रह के बात करें। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से आप ये बात करते हैं, और इंतहाई नागुफ्ता बे और इस तरह के अल्फाज हैं जो मैं कह भी नहीं सकता कि उसने
इशारा करके कहा कि गैस नहीं है, गैस मैं इधर से निकाल के दूँ, तो इंतहाई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। अब वो नाम मैं नहीं लूँगा, कहाँ से निकाल के देनी है उसने गैस। तो इस तरह के अल्फाज क्या किसी एमएनए को ज़ेब देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। यहाँ के लोग देखें कितने मायूस हुए कि यार किस तरह के लोग हैं जिनको हम बगियों पे बिठाते हैं, गले में हार डालते हैं, और ये इस तरह के अल्फाज हमारे लिए कह रहे हैं। ये हमारी इज्जत है, ये हमारी तकरीम है। इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं कि ये वाले लोग आते हैं, ये हमसे नारे लगवाते हैं, हमें तवाइफों की तरह नचाते हैं, हमारे ऊपर नोट भी फेंकते हैं। अभी कुछ दूसरी पार्टियाँ नोट फेंक रही हैं, नोट फेंक के अपने बंदों को पक्का कर रही हैं, और पक्का करेंगी कि चलो फिर गलियों पे ड्यूटियाँ लगा दी जाएंगी, लोगों के घरों से निकालो इनको, जाके नाश्ते कराओ, इनको लंच करवाओ और जाके वोट कास्ट करवाओ। तो ये एक एक बिरयानी की प्लेट खाएंगे बाकी, और बड़े आराम से सारे मामलात कर देंगे। लेकिन मैं ये फिर ये बात करूँगा कि यहाँ जो असल लोग हैं माशाल्लाह उन्होंने बड़ी कोशिश की और देखा, और हमसे खुद अप्रोच किया। बहुत सी बरादरियाँ ऐसी हैं जो इनसे कट के हमारी तरफ आ चुकी हैं। ये जो आप बता रहे हैं ना कंपेयर में आपको क्या, वो यकीन माने कि बरादरियों की बरादरियाँ, और लोग जोक दर जोक, यकीन माने कि इन दिनों के हालात को देखते हुए मुझे सूरह नसर याद आ गई, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह। तो वो जब उसकी तारीख देखी जाए कि अल्लाह की मदद आ चुकी है और लोग जोक दर जोक दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग खुद से आ रहे हैं, खुद से हमारी तरफ राग़िब हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी में दाखिल होंगे। इवन की बरादरियों ने अपने गलियों में जुलूस करवाए, जलसे करवाए कि हम पहले हमारा तल्लक इस पार्टी से था, अब हमने तौबा कर लिया है, क्योंकि हमने देख लिया है कि ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ हम नारे मरवाने वाली पार्टियां हैं, वादे करने वाली हैं, दावे करने वाली हैं, हकीकत के साथ इनका कोई तल्लक नहीं है। तो जमात इस्लामी के कैंडिडेट जहाँ जहाँ मौजूद हैं, उन्होंने ना के वादे या दावे किए, उन्होंने साबित करके दिखाया, जिस वजह से हम जमात इस्लामी में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरह अभी मतलब अवाम है पाकिस्तान की, पहले तो रोटी कपड़ा मकान में बिकती रही, फिर रोडों सड़कों पे बिकती रही, फिर अपनी सेहत पे बिकती रही। अभी क्या लगता है कि अवाम दोबारा वही गलती करेगी या नहीं करेगी? देखें, अवाम ने तो गलती वो नहीं करनी, ये तो आप भी जानते हैं कि गलती किसने कैसे करनी है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त चाहते या ना चाहते हमारे ऊपर एक वो पर्सन जिसकी पर्सनैलिटी अवाम की नज़रों में 10% भी नहीं है, उसको 100% के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। और ये करने वाले कौन है, ये आप बेहतर समझती हैं। ये अशराफिया और ये माफिया, हमारी एजेंसियाँ और हमारी रियासत, अगर ये इस तरह का काम करेंगी तो आप ये देख लें कि क्या अवाम के दिलों में क्या इज्जत रह जाएगी। एक हुक्मरान जिसके लिए अवाम का प्यार ना हो, अवाम उससे प्यार ना करे, उस हुक्मरान की हैसियत क्या होती है। अब वो बात मैं करूँगा मियाँ बीवी की। अगर शादी हो जाती है तो बीवी मियाँ जो ना बीवी को बीवी जो ना मियाँ को लाइक नहीं करती, तो उसके आगे निज़ाम कैसे चलेंगे। तो ये वाले मामलात कुछ ऐसे हैं कि निज़ाम चलाने के लिए लाइक और डिसलाइक होना ये बहुत ज़रूरी है। अब एक बंदे को नहीं लाइक किया जा रहा, जबरन मुसल्लत हमारे ऊपर किया जा रहा है, ये तो वो दौर अंग्रेज़ों का वापस पलट के आ रहा है। जिस तरह अरब सारे का सारा इस वक्त नशे के अंदर धुत है, वो शराब और कबाब में पड़ गया है, वो उस पुराने इस दौर के अंदर चला गया है जहाँ से अल्लाह के नबी ने निकाला था उसको, और कहा था कि तुम्हारी इज्जत इसमें है। अब वो देखें, वही अगयार की बातों में, अमेरिका की बातों में, इसराइल के हक में वो नारे भी लगा रहा है, वहाँ फेस्टिवल भी करवा रहा है, नाच गाना करवा रहा है, साथ गज़ा के ऊपर जुल्म हो रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, चीरा जा रहा है, मारा जा रहा है। वहाँ ट्राइयाँ की जा रही हैं नए नए बम्पों की, नए बम मार के, वो किस तरह की गैसों का इस्तेमाल करके कि लोग अगर इससे कम मरेंगे तो इसमें ज़्यादा मरेंगे। तो इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। और वहाँ जो उनकी मदद करने के लिए आए तो वही करीब के जितने सऊदी अरब समेत जो वहाँ के मुल्क हैं, इसराइल के हक में चले जाते हैं। खुद मुझे शर्म आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी हमारी नेवी जो है उसने भी जहाज़ बेरे भेज दिए हैं कि जाके प्रोटेक्ट करो इसराइल को। ये कोई आम बात है कि इस वक्त जब ये गए बेड़े वहाँ गए उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो ऑलरेडी इंडिया वहाँ मौजूद था। मतलब इंडिया और पाकिस्तान मिल के गज़ा के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक में, इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए गए हैं कि उनके जो माल बरदार जहाज़ आते हैं उन जहाज़ों को कोई नुकसान ना पहुँचाए। ये सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारी औकात रह गई है पाकिस्तान की। हमारी इज्जत ये दुनिया में रह गई है कि हम अपने ही मुसलमानों को मरवाने के लिए, दुश्मन के साथ के लिए, और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो मुझे उनकी इस हरकत के ऊपर भी, पाकिस्तान की नेवी पे भी और पाकिस्तान की डिफेंस पे भी बड़ा तकलीफ़ है। अल्लाह इनको हिदायत दे। नहीं, दूसरी तरफ अगर हुक्मरानों को देखा जाए तो वो तो गज़ा के हक में फ़ैसला कर रहे हैं कि यार गज़ा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हुक्मरान खुद भेज रहे हैं नेवी को, या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई इस तरह लेना देना है, या ये हमें ज़रा गाइड कीजिएगा? देखिए, मुझे ये बताएं कि किस तरह और कैसे। अब मुझे बताएं किसने, कौन सा हुक्मरान ने गज़ा के हक में बात की हो। हमारे खुद वज़ीर पंजाब
लाहौर है, मौसम नकवी साहब, लाहौर है, एक फेस्टिवल लगाया कितने दिन का, उधर जंग लगी हुई है, इधर फेस्टिवल लगा के नाच गाना शुरू कर दिया है। इनको पता नहीं है कि ये दिन है क्या नाच गाने करने के। कंजरों और कंजरियों को बुलाया, डांस करवाया, नाच करवाया, और वहाँ पूरा एक कम से कम 15-20 दिन का फेस्टिवल लगा दिया। जाओ जाके ये देखो ना कि गज़ा के बारे में कुछ सोचो। तो ये कौन सी लॉबी चल रही है? मोहसन नकवी साहब, शाह साहब हैं, उनको किसने ये मजबूर किया कि इस तरह के तुम काम करो? ये पंजाब है, पंजाब के अंदर लाहौर में तुम ये ड्रामे लगाओ, और वहाँ हमारे ये हकीकत में हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ये किसका लॉबी किसकी है? कौन से हुक्मरान ये कह रहे हैं कि हमें बड़ा दुख हो रहा है? अगर मुंह से वो कह देते हैं दुख हो रहा है, मजम्मत कर देते हैं, तो उनके घर के अंदर जब चोर घुसें, डाकू घुसें, उनके बच्चों को उठा के ले जाएं और उनकी औरतों के साथ नाजायज़ वहाँ मामलात करें, और उनको फिर समझ आएगी, फिर वो कहेंगे हम मजम्मत करते हैं इसकी। आप मुझे बताएं ना, हम मजम्मत किस चीज़ की करते हैं? मजम्मत उस चीज़ की होती है ना जहाँ जहाँ तकलीफ होती है। आपके घरों के अंदर घुस के आपको लूट मार के चले जाएं, आप बैठ के मसम्मत करें? नहीं, आप हम उसका जवाब देंगे, हमले का जवाब देंगे बेशक हमले ऐसा। का जवाब देना चाहिए। यहाँ इनको बाकायदा उन्हें कहना चाहिए हम एटमी पावर हैं। ये एटम क्या हमने इसलिए बना के रखा हुआ है? हमारे पास गौरी है, मिसाइल शाहीन है, अब्दाली है, नुसर है, ये क्यों बना के रखे हैं? क्या इसको 23 मार्च वाले दिन एक शो पीस के तौर पे लगा के लोगों को दिखा के घुमा के दोबारा रखने के लिए रखे हुए हैं? इनको तो जंग लग चुका है, जंग लग चुका है। ये हकीकत में बताऊं, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो साहब बाजवा साहब ने फरमाया था। सहाफ़ी कोई 15 से 20 बैठे हैं, उनको कहा कि हमारे तो इनको आटमों को जंग लगा हुआ है, इनको मिसाइलों को जंग लगा हुआ है, हमारे पास तो फ्यूल भी नहीं है, हम तो जंग करने के काबिल नहीं है। ये अगर डिफेंस मिनिस्टर आपका ये कह दे, मीडिया को रिपोर्ट दे दे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जंग नहीं कर सकते, हम इस काबिल ही नहीं है, तो तुम इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों हो? तुम्हें तो रिज़ाइन दे देना चाहिए था। हालांकि रिज़ाइन नहीं दिया, तुमने अगले भी 4 साल लिए। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क के अंदर किसकी हुकूमत चल रही है और क्यों चल रही है, होनी किसकी चाहिए? ये ज़मीन अल्लाह की है तो निज़ाम अल्लाह का होना चाहिए। हमने अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह बहुत छोटा समझ लिया, हकीर समझ लिया, उसको पीछे डाल दिया है, जिस वजह से अल्लाह हमारे ऊपर इस तरह के जाबर हुक्मरान भेज रहा है, इनके ये फ़ैसले मुसल्लत करवा रहा है। ये एक नया फ़ैसला आएगा, फ़ैसला क्या, इलेक्शन क्या, कंपेन क्या, हम तो कोशिश अपनी फुल करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट बना के रखा हुआ है उन्होंने। और कल वो अपने उसी बंदे को जो पूरे जिसको चूहे की तरह यहाँ से भगाया था, अब शेर की तरह उसे वापस ला के हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि ये सिलेक्शन हो रही है, इलेक्शन नहीं हो रहे? डेफिनेट, ये तो मेरा ख्याल है बच्चे बच्चे को पता है, ये तो सारे बेहतर समझते हैं। अब जो ना बोले तो वो 9 मई में चला जाएगा। अब 9 मई के वो बच्चा पैदा होगा तो उसने मजम्मत करनी है, तब जाके उसे सांस लेने का हुक्म दिया जाएगा। तो ऐसी बात है, यहाँ आपके सामने है प्रॉपर तरीके से एक बंदा जो कल तक करप्ट था, कल तक उसके अंदर हर तरह की खामी थी, कल तक वो लूट मार का बादशाह था, कल उसके ऊपर ऐसे केसों 20 केस थे, और जैसे ही अभी उसे लाया गया उसके सारे केस अभी पहुंचा नहीं है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट से उतरा नहीं है, तो उसके केस माफ़ कर दिए गए, उसके मामलात सारे हल कर दिए गए, और उसको हमारे मुकाबले में लाके खड़ा करके फिर जितवाना भी तो है ना। अब लोग पसंद करें या ना करें, वो माशाल्लाह जीत भी जाएंगे और आगे वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगे। ये आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये इसको मुसल्लत करना चाह रहे हैं, या बाहर से कोई ताकत है जो इसको मुसल्लत करने में लगी हुई है? सर, पाकिस्तान के अदारे बेसिकली क्यों चाहेंगे? इन अदारों ने ऑलरेडी बैरूनी ताकतों के साथ हाथ मिलाया हुआ है, और उसके सेटिंग में ये सारे मामलात हो रहे हैं। अब यहाँ से उनको मिलता क्या है? वहाँ से तो उनको वो चीज़ें मिलती हैं जो आप सोच नहीं सकते। शराबो कबाब की सारी महफ़िलें वहाँ चलती हैं। हमारे यहाँ जो वज़ीर बनते हैं, वहाँ जाके जब तक वो माथा ना टेकें तो वो आगे चल नहीं सकते। वज़ीर बनने से पहले वहाँ जाते हैं, बनने के बाद फिर वो उनके ये मुरीद ही बन जाते हैं, फिर लाज़मी जाते हैं, बार-बार जाते हैं, तब जाके मामलात चलते हैं। तो यहाँ हुक्मरानी हमारी नहीं है, अमेरिका की हुक्मरानी शुरू से थी और अभी भी उन्हीं की है, और ये फ़ैसले सारे उधर ही होते हैं, और वही उनको प्लान करके, ट्रेन करके यहाँ हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत करते हैं। अच्छा, ये जो आपके एडवोकेट खड़े हैं NA 56 के लिए, इमरान शफीक साहब जो हैं, इनके हवाले से ज़रा हमें बताएं कि ये कहाँ के रिहायशी हैं, इन्होंने कौन कौन से काम किए हैं जो जिस बेस पे ये अवाम से वोट मांग रहे हैं? देखें, इमरान शफीक साहब की जो शख्सियत है वो ढकी छुपी नहीं है। तमाम चैनल्स के ऊपर अगर आप देखें इनको, तो इनके माशाल्लाह तबसरे भी आ रहे होते हैं, इनको बुलाया जाता है, इनके इंटरव्यू भी चल रहे होते हैं। इमरान शफीक इस डोकस्सू के अंदर पैदा हुआ, इसी डोकस्सू में, ये UC5, ये जो NA 56 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये खुशी से नहीं लड़ रहे। ये यहाँ के लोगों की मजबूरी, महकूमी, इनकी दरवेशी और इनके ऊपर जब आज तक जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा मैं आपको आपकी महरूमियों से निकालूंगा। डोकस्सू का ये नौजवान
जो यहाँ इधर ही पैदा हुआ, इसका घर भी इधर है, इसके वालिदैन भी गरीब हैं, और इन्होंने बाकायदा इसने पढ़ा, बड़ी मेहनत से इस्लामी शरिया लॉ के अंदर वकालत की। शौकत सिद्दीकी साहब जो आपके साबिक़ चीफ़ थे, उनके साबिक़ जो हमारे हाई कोर्ट के जज थे, उनके ये शागिर्द रहे, ठीक है, उनके शागिर्द भी रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने बाकायदा अपनी मेहनत से, कोशिश से ये नैब के सीनियर प्रोसिक्यूटर रहे हैं। पाकिस्तान की जो नैब बनाई गई उसके सीनियर प्रोसिक्यूटर रहे हैं, और जितने बड़े फ़ैसले थे वो इन्होंने करवाए हैं। इसहाक डार के ऊपर जो केस था वो भी इन्होंने किया, जो उससे तमाम तर वो मरात और वो सारी ली जाए, इन्हीं का वो केस था। और इसी के अलावा आजकल जो है आफिया सिद्दीकी का केस इनका है। ट्रांसजेंडर का जो एक्ट था, जो पाकिस्तान के अंदर मर्द चाहे औरत बन जाए, औरत चाहे मर्द बन जाए, और जिसको तमाम तर पार्टियों ने, नून लीग ने, पीटीआई ने, पीपल पार्टी ने, सब ने मिल के उसे अप्रूव करवाया। इवन के शीरी मज़ारी लास्ट टाइम खड़ी हुई और उसने कहा जी मैं ये बिल है इसको पास करवाना है, और उनके साथ बाकी बड़े नामवर लोग बैठे हुए थे पीटीआई के, और पीटीआई के दौर के अंदर इसको अप्रूव करवाया गया। और वहाँ वाहिद जो थे वो हमारे जो सेनेटर मुश्ताक साहब मौजूद थे, और वो डट के खड़े हो गए, और उन्होंने बिल्कुल सख्ती के साथ इनकार किया इसका, और इस्लाम के कानून के मुताबिक कहा कि क्या ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह का बिल आए। फिर उन्होंने बाकायदा इमरान शफीक साहब से रब्ता किया, और इन दोनों ने मिल के उसको बिल्कुल कंडेम किया, और उसको यहाँ से अलदम कराम करवाया। एक तो ये, दूसरा सूद का जो निज़ाम था, सूद के का एक शरी बिल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जमात ने किया हुआ था, जो इमरान शफीक साहब की इनकी निगरानी के अंदर वो कंप्लीट हुआ, और जिसके बाद बाकायदा शरी अदालत ने कह दिया कि आप इस मुल्क के अंदर 4 साल हैं तुम्हारे पास, सूद का खात्मा कर दिया जाए। लेकिन जिसके ऊपर आज तक ना वो 17 माह की हुकूमत ने किया, ना उससे पहली हुकूमत ने किया। तो ये जुल्म है। इसी तरह दीगर बहुत, अभी आपके सामने देखें, बहुत सी जो ऐसे लोग हैं जिनका कुछ पता ही नहीं होता, और कौन उठा के ना मालूम अफराद उठा के ले जाते हैं। तो अभी पीटीआई के कुछ वर्कर जेल में थे, एक औरत जो अपनी छोटी बच्ची के साथ, 1 साल की बच्ची के साथ, उसको भी जेल में डाल दिया गया। और इमरान साहब ने बिला इसके कि ये किस पार्टी का है, उन्होंने इंसानियत को देखा और औरत की इज़्ज़त को देखा कि मेरी माँ, मेरी बहन इस वक्त जेल के अंदर पड़ी हुई है, और उन्होंने वो केस लड़के जीता और उसको बाहर निकलवाया। उस औरत की आंखों में आंसू आए, उसने कहा जी मैं आज पीटीआई को ख़त्म करती हूँ और मैं जमात इस्लामी में आती हूँ, मैं आपकी वर्कर बन के काम करूँगी और आपके साथ चलूँगी, कंपेन का मैं हिस्सा भी बनूँगी। इमरान भाई आप मेरे भाई हैं। तो ये बातें तब निकलती हैं जब किसी के साथ आपने दिल से काम किया हो, खुदा की रज़ा के लिए काम किया हो। तो इमरान साहब ने इस तरह के बड़े बड़े केसेस को एहसन तरीके से और बिल्कुल खुदा की रज़ा के लिए किया, बगैर किसी मुआवजे के भी किए। बहुत से केस इनके पास आते हैं, मैंने खुद भी भेजे हैं। तो मैं कहता हूँ इमरान भाई ये लोग जो है ना, ये इस नॉन अफोर्डिंग है। उन्होंने कहा ठीक है आप भेजें, और वो माशाल्लाह जितने भी वो उनकी फ़ीस और सारे मामलात हैं वो नहीं लेते। तो इस तरह के बंदों की जो इंसानियत का दर्द रखने वाले हों, इंसानियत को लेके अपने निज़ाम को चलाने वाले हों, और ख़ुसूसी तौर पे इस्लाम का जो पाकिस्तान का माखज़ है, पाकिस्तान का माखज़ क्या है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इस्लाम को निकालने की जो साजिश चल रही है, हम लोग वो हैं जो इसको इंशाल्लाह, इनका ये जो काला प्रोपेगेंडा है, इसको यहाँ हम आम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह दूसरी पार्टीज़ में चलता है कि यार पैसे दो टिकट ले लो, या पोजीशन ले लो, कौमी असम्बली की हो या सूबाई असम्बली की हो, इस तरह क्या आपकी पार्टी में भी पैसा चलता है कि यार इतने की मुझे टिकट दे दो अपनी पार्टी की, या इतने की, इस तरह कुछ? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। असल में आप खुद ज़रा सोचें कि जो इस्लाम के नाम पे पार्टी हो, यहाँ कैंडिडेट जो है वो शुराई निज़ाम के तहत आता है। कैंडिडेट की भी मर्ज़ी नहीं चलती। कैंडिडेट को अगर फ़ैसला हो गया कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो उसने लड़ना होगा, ठीक है। और वो कैंडिडेट जो है वो अपनी मर्ज़ी का भी वो इजहार नहीं कर सकता। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ को कहना जी मैंने आगे आना है, मैंने अमीर बन जाना है, मैंने कैंडिडेट बन जाना है, वो मैं की बुनियाद पे उसको फ़ारग कर दिया जाता है कि ये मैं तो होनी नहीं चाहिए। ये खुद इमारत जब लगी थी सिराज साहब की, वो आपने देखा होगा, मीडिया पे भी चला था वो क्लिप, कि सिराज साहब की जब दोबारा इमारत लगी तो वो बच्चों की तरह रोए थे। और इसलिए रोए थे कि ये एहसास से ज़िम्मेदारी है कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह मैंने बड़े ही एहसन तरीके से ये मुकम्मल अपना दौर कंप्लीट किया था, अब दोबारा ये ज़िम्मेदारी लग गई है। तो हम ज़िम्मेदारियाँ जब लगती हैं तो उसको पूरे एहसन तरीके से करने की सलाहियत भी रखते हैं और करते भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का जितने भी कैंडिडेट जहाँ जहाँ मौजूद हैं, अब कराची में हाफ़िज़ नईम साहब को देख लें, किराए के फ्लैट में रहते हैं। जानते हैं आप, गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी उन्हें मिली हुई है, एक वो चलाते हैं, अपनी कल्टस पुरानी सी गाड़ी है। इसी तरह यहाँ सेनेटर मुश्ताक साहब को देख लें, या बाकी जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये गरीब लोग हैं। खुद सराज साहब का इंटरव्यू जो आपने देखा भी होगा, उनका घर की हालत भी देखी होगी।
तो ये क्या चीज़ है? ये गरीब लोग हैं तो गरीबों के दर्द को गरीब अच्छी तरह जानता है। वो बसों में सफ़र करने वाले लोग हैं, वो आम जहाँ जगह मिले बैठ के खा लेते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे खाने में ये हो, पीने में ये हो, मेरी दवाई जो आएगी वो लंदन से आएगी या इंग्लैंड से आएगी, मेरा इलाज वहाँ से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ना वो इस तरह का उल्टा सीधा खाते हैं, ना उनको उल्टी सीधी बीमारी लगती है, उनका इलाज भी मुनासिब सा इधर ही हो जाता है उन्हीं अस्पतालों के अंदर से जो जिसमें से आपका होता है या मेरा होता है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, इनमें और बाकियों में ये फ़र्क। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई 1 रुपया किसी भी टिकट जिसको दिया जाता है नहीं, वो अहलियत की बुनियाद पे दिया जाता है कि वो नौजवानों को भी हमने अब 40 से 50% टिकट दिए हैं। वो इसलिए दिया है कि नौजवान यूथ को हम प्रमोट कर रहे हैं। यूथ का दिमाग इंशाल्लाह एक ऐसा दिमाग है पाकिस्तान के अंदर जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है। तो जे यूथ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा जिन जिन नौजवानों को टिकट मिला है वो नज़रिया जानते हैं कि जमात इस्लामी चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम का नफाज हो और अल्लाह की ज़मीन है तो अल्लाह का निज़ाम हो। इस नज़रिए को वो समझ के वो काम कर रहे हैं। किसी से कोई भी 1 रुपया नहीं लिया जाता। उसकी वजह यह है कि ये लोग सारे दीन के काम के लिए आगे आए हैं। तो हम दीन का जो काम करने के लिए अपने आप को पेश करें या जिनको हम समझें कि ये इस काबिल हैं, हम उनसे पैसे तो नहीं ले सकते। अच्छा, अब आपका भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अब आखिर में एक सवाल करेंगे आपसे कि अगर कोई पार्टी आपसे इत्तेहाद करना चाहे कि यार आप यहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हो, यहाँ से हम लड़ते हैं, तो अब आखिर में इत्तेहाद कर लेंगे कौमी या सूबाई असम्बली में, तो इस तरह की कोई पार्टी का आया आपकी तरफ या नहीं आया? अगर आया है तो कौन सी पार्टी का है, ये ज़रा बता दें। देखें अल्हम्दुलिल्लाह जब सिराजुल हक साहब ने ये कह दिया कि हम अब किसी के साथ कोई भी इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम अपने नज़रिए के ऊपर, अपने मंशूर के ऊपर, अपने निशान के ऊपर चलेंगे और उसके बाद डेफ़िनेट ऑफ़र्स तो होती हैं, लेकिन अभी तक हमने किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया और ना आगे करने का कोई इरादा है हमारा। हाँ, कोई बंदा, कोई पार्टी अगर हमारे नज़रिए को समझती है कि ये नज़रिया ठीक है और इसके तहत चलना चाहिए, वो आ जाए। उसके लिए ऑफ़र है हमारे पास कि वो आए लेकिन हमारे नज़रिए के तहत चलेगी, हमारे निशान के ऊपर आएगी। इसके अलावा हमें हमें किसी के साथ कोई इत्तेहाद का हमारा वो नहीं है। अभी आप देख लेना कि एक पार्टी का निशान ख़त्म कर दिया गया, उसको आज़ाद कर दिया गया। आप क्या समझते हैं ये आज़ाद है? कल ये क्या करेंगे? आज़ाद वोटर कहाँ जाएँगे? आज़ाद कैंडिडेट कहाँ जाएँगे? एक हीरा मंडी लगेगी, उसके अंदर बड़े-बड़े तमाशबीन आएँगे और तमाशबीन में बड़ा तमाशबीन तो आप जानते हैं जो कराची के अंदर भी जिसने 15 को बिठा दिया था, वो आएगा, वो अपनी बोली मारेगा और बोली मार के करोड़ों की बोली, उसने भी करोड़ों की बोली हमारे एक एमएनए को भी दी। मोहम्मद अली उनका नाम है, उनको भी खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने कहा माज़रत, आप शायद गलत जगह पे आ गए हैं, ये वो जगह नहीं है। ये हमारे कैंडिडेट ने दो टोक कहा, उसने कहा 9 लाख 9 करोड़ 9 करोड़ बाय पेराडो गाड़ी, ये लो चाबी और ये ब्रीफकेस। उन्होंने कहा ये आप इन सब लोगों की जो मेरे ऊपर एतमाद है वोट का वो छीनने के लिए आए हैं, तो मैं शब खून नहीं मारने दूंगा। मुझे ज़रूरत भी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़रूरत अल्लाह पूरी करने वाला है। तो ये वो चीज़ है, इन लोगों ने हीरा मंडी पे बोलियां लगानी है और बोलियां लगा के फिर रही सही कसर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी कर देगी और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ले आएंगे। अच्छा, मतलब जो आज़ाद खड़े हैं आप समझते हैं कि यह बाद में चले जाएँगे। जिस तरह मतलब अगर किसी उन पीटीआई के वर्कर से पूछा जाए, तो वो कहते हैं कि यार अगर आज़ाद खड़ा है तो ये आखिर में पीटीआई में ही आएगा, किसी और पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा मुझे बताएं पीटीआई है कहाँ? पीटीआई का तो ऑटोमेटिकली उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया था 9 मई वाला, अब जानते हैं ना, जिसको अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि काला दिन बना दिया जाए, ब्लैक डे कहा जाए। हालांकि बड़े बड़े ब्लैक डे गुजरे हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन 9 मई का वाक़या इंतहाई ऐसा ख़तरनाक था कि जिसको काला दिन बनाने के चक्करों में लगे हुए हैं। हमारा मुल्क टूट गया, वो काला मई नहीं था। कश्मीर हमसे अलग हो गया, वो काला मई नहीं था। वो मतलब काला दिन नहीं था। काला दिन नहीं, ब्लैक डे नहीं, ब्लैक डे नहीं, अभी ब्लैक डे बनाना है। आई डोंट नो ये इतना बड़ा जुल्म क्या कहाँ से हो गया। और उसकी पदाइश में उस पार्टी को ख़त्म करने के लिए निशान भी ख़त्म कर दिया गया, उसके सारे मामलात को भी ख़त्म कर दिया गया। अब उसका चेयरमैन भी चेंज हुआ हुआ है। जो चेयरमैन चेंज हुआ हुआ है उसके अल्फाज ये हैं कि हमने पीपल पार्टी के साथ मिल के आगे सोचा हुआ है कुछ इत्तेहाद करेंगे। अब अगर पीटीआई वाले ये खुद चेयरमैन उनका ये कह रहा हो कि हमने पीपल पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनानी है, तो आगे देख लें कि वो अपना नज़रिया खुद डाउन कर रहे हैं। जो वर्कर होगा पीटीआई का, पीटीआई का जो मुखलस वर्कर है वो इमरान के उस नज़रिए को कभी भी नहीं छोड़ेगा कि ये इस मदीने की रियासत बनाना, करप्शन से फ्री पाकिस्तान हो, इन वडेरों चौधरियों के नीचे नहीं लगना। तो इन चंद एक बातों को सामने रखते हुए किसी हद तक वो जमात को मतलब जमात में आ सकते हैं इन बातों की बुनियाद पे कि चलें यार आपका नज़रिया इन बातों पे हमारा मैच हो रहा है। तो इसके अलावा कोई और ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी तरफ वो जा सकते हैं। 25 साल वो पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ लगे रहे हैं।
आप पीपल पार्टी में किस मुंह से जाएंगे? अगर जाएंगे तो वर्कर को तकलीफ तो होगी। वर्कर तो कहेगा ना, मैं तो माजरत के साथ मैं तो इस पार्टी के खिलाफ नारे मारता रहूँ, मैं इसके कैसे जा सकता हूँ? तो ये जो प्लानिंग की जा रही है बड़े लेवल की हो रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट अपनी ज़ोर लगाएगी, जरदारी साहब अपना ज़ोर लगाएंगे, फिर जो हुकूमत आएगी मिली भगत से कोई आएगी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमारी अवाम को शऊर दे कि वो हक़ और सच को समझें। इस वक्त तराजू ही इस मुल्क की बका है, तराजू ही इस मुल्क की इस्लामियत है, तराजू ही इस मुल्क का आगे मुस्तकबिल है। अगर तराजू वाले लोग इस मुल्क पे आ जाएं तो आपके इस मुल्क को तमाम तर इन बुराइयों से बचाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ हम उस दौर में चले जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें ये जो हालात बना के किसी भी इस तरह की हुकूमत को ले आते हैं, उस हुकूमत का क्या काम होगा? उसने आके IMF की शराइत पे ही काम करना है। फिर कल वो ये रोएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं रहा खाने पीने के लिए, क्योंकि कर्जा भी जो लिया था ख़त्म हो गया है। अब हमें अपनी जो एनर्जी, जो पावर प्लान है, जो एटॉमिक है, ये हमें गिरवी रखने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है। इसको गिरवी रखें तो फिर वो सुनहरी बाग दिखाएंगे। गिरवी रखने से हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली आ जाएगी, हमें कर्जा मिल जाएगा, हमारे बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा, हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो हल हो जाएंगे, सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। तो लोगों को इस तरफ ले जाएंगे। फिर इस दौरान ही हमारा पाकिस्तान टूटना शुरू हो जाएगा, बलूचिस्तान उधर से अलग हो जाएगा, KPK अलग हो जाएगा, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश का एक तरीका शुरू हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें अगर ना हों तो आप सब लोग ये समझें कि इस वक्त मुखलस कौन है, दयानतदार कौन है, ईमानदार कौन है, जिसने आपकी मानतों का असल अमीन है, और वो जिसने कभी भी आपके हक पे डाका ना डाला हो, 7 तरह के प्रोग्राम बगैर हुकूमत के चलाए हों, वो बंदे इस वक्त आपको चाहिए ना, जो मुसीबत में आपके साथ है। तो इस वक्त अगर वो मैदान अमल में है तो आपको भी साथ होना चाहिए। इन सारे लोगों से पूछें। कोरोना डेज़ में इसी इलाके की 1700 फैमिलीज़ को यहाँ जमात इस्लामी ने प्रमोट किया। अब उनको 1700 फैमिलीज़ को ये चाहिए वो खुद निकलें, हमारे पास आए कि जी आपने मुश्किल में हमारा साथ दिया था, अब हमने आपका साथ देना है। इस तरह की नीयत से जब ये लोग निकलेंगे, हमारा साथ देंगे, तो इंशाल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। नहीं तो बिरयानी की प्लेट खाओ और ऐयाशी मारो। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अब हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन वक़ार तरीन के साथ पाक प्रेस टुडे रावलपिंडी।